किसानों की डिजिटल अड्डा किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। और अभी हम मौजूद है विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के एक स्टॉल में, जहां पे हमें बहुत ही अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं जो हमारे आगे के एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब जानते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स ने क्या मॉडल्स बनाए हैं जो खेती किसानी को आसान बनाने का काम करेंगे। तो चलिए चलते हैं जी। तो मेरे सामने ये अभी पहला मॉडल दिख रहा है जिसका एक टैगलाइन है, वातावरण स्वच्छ घर सुंदर। तो आप इस मॉडल के बारे में बताएंगे। इससे पहले मुझे अपना इंट्रो दे दीजिए कि आप कौन से बैच में हैं और आप अभी कौन सा आपका ईयर चल रहा है। मैं एमएससी बॉटनी सीबीएसएस कॉलेज से हूँ और आपका क्या नाम है? मेरा नाम रूपाली शर्मा है और मैं 2022 बैच से हूँ। और हमने इसमें कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन प्रोसेस दिखाई गई है। ये प्रोसेस ये होती है कि जो एटमॉस्फेयर की CO2 है उसको हम वाटर बॉडीज़ के अंदर कैसे इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसमें हमने इनको वाटर बॉडीज़ मतलब वाटर में एल्गी का यूज़ करा है। जो एल्गी है वो ग्रीन एल्गी है, तो ये CO2 कैप्चर करेगा इनके अंदर और ये फोटोसिंथेसिस करेंगे जिससे O2 रिलीज़ होगा, O2 गैस निकलेगी। तो इससे क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर की जो CO2 का लेवल है वो भी थोड़ा कम होगा और अंदर जो O2 निकल रहा है इससे वाटर प्योरीफाई होने में भी इसको हेल्प मिलेगी। और इसमें जैसे जैसे एल्गी का प्रोडक्शन होगा, बायोमास बढ़ेगा, तो उस एल्गी का यूज़ करके हम यहाँ पर इसका बायो फर्टिलाइजर्स भी बना सकते हैं। तो इन बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करके हम जो क्रॉप्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होती है उसको पूरा कर सकते हैं। तो इससे दिखाया गया है कि जो एल्गी का यूज़ कर रहे हैं हम, वो 2-3 फ़ायदे हैं इसके, कि इससे हमारा एटमॉस्फेयर भी साफ़ हो रहा है और हमें एक बायो फर्टिलाइज़र मिल रहा है जिसमें कि कोई केमिकल यूज़ नहीं हो रहा है और जो कि सब कुछ नेचुरल चीज़ से हमको मिल रहा है। और इसको हम फोटो बायोरिएक्टर का यूज़ करके कर रहे हैं जिसमें हम सोलर पैनल का यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी खर्च नहीं होगी। और तो अभी ये मॉडल ऐसा पेटेंट आपने करवा लिया है या फिर इसमें ये पहले भी किसी और लोगों ने भी बना चुके हैं ऐसा मॉडल? ये अभी यहाँ पर ही बना है, हमारी लैब में बनाया गया और पेटेंट अभी ये हुआ नहीं है। इसको हमने एज अ मॉडल अभी रख रखा है। आगे इसको हम करना चाह रहे हैं आगे, ये कि आगे तो अगर हम ऐसे लार्ज स्केल पे बात करें तो ऐसा भी ये मैं देखने को मेरे को लग रहा है कि जैसे बहुत सारे ऐसे तालाब होते हैं या नदियाँ होती हैं जिसमें एल्गी पूरे आउटर एरियाज में जम जाती है और वो फिर वो जम ही रह जाती है और वो नदी बिल्कुल ऐसे ख़त्म से हो जाती है कि उसका आप पानी यूज़ ही नहीं कर सकते। तो इसको हम इतना लार्ज स्केल पे ले जा सकते हैं। इसको ये है कि अब हम सारी टाइप की एल्गी यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें हमने कहा कि ब्लू ग्रीन एल्गी यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम कर सकते हैं काफ़ी मतलब लंबा थोड़ा बहुत कर सकते हैं। बाकी इसका भी मुझे इतना आइडिया है नहीं, क्योंकि इसको हमने अभी सिर्फ एज अ मॉडल अभी हमने इसको तैयार किया है। तो कुछ मतलब ये तो अभी हमने खाली ये है कि हम एस्थेटिकली इसको वॉल पे हैंग कर सकते हैं या फिर कुछ और लेयर्स बना करके कुछ दूरी तक इसको हम बना सकते हैं आगे तैयार। तो मतलब अभी एक ही घर पे और या फिर आप अभी लो कमर्शियल लेवल पे अगर आप करना चाहें तो ये एक अच्छा मॉडल है उस चीज़ के लिए कि आपका 1-2 फ़ायदे हैं इसमें कि आपका एल्गी का जो बहुत ज़्यादा जम जाती है वो कम होगी और दूसरा एज अ एयर प्यूरीफायर भी काम करेगा क्योंकि इसमें प्लांट्स लगे हुए हैं साथ में। तो अगला मॉडल हमारे सामने इसमें दिख रहा है, रसायन विज्ञान विभाग का मॉडल है। तो इस मॉडल को समझते हैं। जी, आपका क्या नाम है और कौन सा आपका बैच है वो आप एक बार बता दीजिए। मेरा नाम पूजा बरगली है और मैं CBSS के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। तो आप अपने इस मॉडल के बारे में बताएंगे कि अभी तक हमने जो ये 3 मॉडल्स देखे उससे ये मॉडल कैसे अलग है और कैसे किसानों के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। सर, इसमें हमने हाइड्रोजेल जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, अगर हम सूखी जगह जहाँ पानी बहुत कम होता है उधर हाइड्रोजेल का यूज़ करते हैं तो हमें अच्छा यील्ड मिलता है। तो उसी हाइड्रोजेल को सर हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। नैनो हाइड्रोजेल को थोड़ा हिंदी में या फिर आसान भाषा में समझा पाएंगे कि जो किसान भाई है जो इनको समझ में आ पाए। जहाँ पानी बहुत कम होता है अगर हम हाइड्रोजेल का यूज़ करते हैं तो उसमें जो अगर हम पानी डालें, सिंचाई करते हैं और उसको मिट्टी में मिलाते हैं तो वो पानी को बहुत ज़्यादा देर तक का बनाए रखे, या कि पानी बहुत जल्दी सूखेगा नहीं, जड़ों को बहुत देर तक का पानी मिलेगा तो नमी बनी रहेगी और उसी नमी की वजह से प्लांट में बहुत अच्छा सा हमें यील्ड मिलेगा। तो ये केमिकली प्रोसेस से बनता है हाइड्रोजेल, ये इसका प्रोसेस बता सकते हैं बनाने में? सर हाइड्रोजेल जो है अभी मार्केट में अवेलेबल है पहले से, तो हमने उसे हाइड्रोजेल को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है। उसमें हमने आयरन के नैनो पार्टिकल्स को इनकैप्सुलेटेड किया है एंड पेस्टिसाइड्स जो खरपतवार नाशक जो अनवांटेड ग्रास ग्रो कर जाती है प्लांट में उसको मारने के लिए हमने इनकैप्सुलेट किया हाइड्रोजेल में। अगर हाइड्रोजेल की जगह हम नैनो हाइड्रोजेल यूज़ करते हैं तो हमें प्लांट में हाइड्रोजेल के साथ कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी इको फ्रेंडली प्रोसेस है, इससे कोई भी पोल्यूशन वगैरह नहीं होता है। मतलब कि अभी तक मार्केट में हाइड्रोजेल तो उपलब्ध था, लेकिन जिंक और उसकी मात्रा को आपने उसमें बढ़ा के या उसको हटा के
से अगर कोई कम हो जाते तो हम उसके आयरन के लिए इसमें हमने आयरन को इनकैप्सुलेट किया है। और जैसे हाइड्रोजेल के साथ हमें कोई भी अलग से पेस्टिसाइड्स यूज़ करने पड़ते थे, अगर हम नैनो फेरोजेल यूज़ करते तो हमें कोई भी अदर पेस्टिसाइड्स या फंजीसाइड्स वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जी, और इन्होंने एक डिफरेंस भी यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, जहाँ पे कि भाई एक बंजर ज़मीन है, एक हाइड्रोजेल है जिसके बारे में इन्होंने बताया, और जिसमें इन्होंने आयरन का एक मात्रा बढ़ा के, जिसको हम नैनो फेजेल कह रहे हैं, उसकी वजह से आपकी फसल जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए ईल्ड अच्छा देगी। और इसमें पानी है, और जो अनवांटेड ग्रास जिसको हम खरपतवार भी बोलते हैं वो आपके इसमें कम ग्रो करेंगी। तो ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि खरपतवार का एक ऐसा है कि अगर आपके बीज कुछ जगह पे हैं तो वो बहुत जल्दी आपके बहुत ज़्यादा खरपतवार बढ़ जाती है, फिर उससे आपकी जो फसल है उसको ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। धन्यवाद। तो हमारा अगले हम मॉडल पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है जैविक विधि द्वारा समृद्ध फसलें। ये किस डिपार्टमेंट ने बनाया, आप अपने? ये जीव रसायन विज्ञान से है और मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री से हूँ और मेरा एमएससी फर्स्ट ईयर है। तो हमने इस मॉडल में ये दिखाया है कि जैसे ही हर किसान को पता है कि जैव उर्वरक से खेती चलती है, जिसमें हम छोटे छोटे माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं और उससे फसल की खेती जो होती है जो अच्छी होती है, गुणवत्ता बढ़ती है। जैसे कि हमारे जैसे मिनरल्स हो गए, जैसे फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, इसमें बढ़ाते हैं। अब क्या है कि कुछ मिनरल्स ऐसे रहते हैं सॉइल में जो पूरी तरह से ये रूट्स जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो उसके लिए एक प्रोटीन होता है जिसको ग्लोमेलिन बोलते हैं। तो एक ऐसा तत्व है जो इन मिनरल्स को रूट्स में बढ़वाता है। तो जैसे ही ग्लोमेलिन को अगर हम एक्सट्रैक्ट करके जैव उर्वरक में अगर डाल सकें, हालांकि इस पे अभी रिसर्च चल रही है, अगर किसी तरह हम इसको इसमें मिला सकें तो इससे किसान बहुत अच्छी तरीके से ये जो मिनरल्स जो रह जाते हैं तो ये अपनी खेती में यूज़ कर सकते हैं और मिनरल्स का बढ़ा सकते हैं, जिससे फसल अच्छी होगी। मैं ग्लोमेलिन एक वर्ड यहाँ पे देख रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में समझना चाहता हूँ कि इसके अंदर ग्लोमेलिन में क्या कौन सा ऐसा जैसे केमिकल हम माने जो सब्सटेंस है वो है? ग्लोमेलिन एक प्रोटीन है जिसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। ये एक नया प्रोटीन है। तो ये नया प्रोटीन ये इसलिए बोला गया है क्योंकि एक तो इस पर रिसर्च चल रही है, ऊपर से इसमें क्या यूज़ है इसके। एक तो ये सॉइल इरोजन रोक रहा है, मीन्स अगर पानी का स्तर ज़्यादा बढ़ जाता है, जो मिट्टी की कटाई होती है वो भी इसको रोक रहा है। अब वो कैसे रोक रहा है कि इसकी वजह से जो रूट्स हैं, जो हमारे ये प्लांट के रूट्स हैं, अगर ये होगा तो ये इसकी रूट्स बढ़ जाती हैं। अब ये रूट्स बढ़ जाने की वजह से जो मिट्टी है वो बहुत अच्छे से इकट्ठी हो जाती है, टाइटली मतलब बाउंड हो जाती है, जिसकी वजह से कितना भी स्तर हो पानी का तो उससे सॉइल को कटने से बच सकता है, मिट्टी बच सकती है। और ये गुणवत्ता भी बढ़ा रहा है क्योंकि ये इसके रूट्स के साथ मिल रहा है। लेकिन इसका अभी तक कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस का नाम पहले से है? जैसे हम फास्फोरस का पता कर सकते हैं या फिर हम जिंक का पता कर सकते हैं, तो ये केमिकली में वो कौन से 2-3 जो चीज़ें जिनसे बन के ग्लोमेलिन बना, ये एक खुद का ही एक अकेले से केमिकल सब्सटेंस है जो पहले से मौजूद है? ये खुद का एक तत्व है जो यहाँ बैक्टीरिया और मिनरल्स जहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं पहले से वो रहता है, मौजूद है। इस पे रिसर्च चल रहा है कि ये कहाँ का सोर्स है। अगर ये हमें पता लग जाता है तो हम इसे अपनी लैब में इसको बढ़ा सकते हैं और इस खेती में ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। जी, तो ये काफ़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आज हमें पता चली है कि एक सब्सटेंस ऐसा है जो हमारे पास पहले से ही मौजूद है, लेकिन हमें उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी कि उसको हम एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर पाए। और इसके साथ ही उसके 2-3 फ़ायदे और हैं कि वो एक तरीके से पुश करता है हमारे जो फॉस्फोरस, जिंक और आयरन की जो हमें कमी होती है जहाँ पे रूट्स में, उसको बढ़ाने के लिए। और उसका थर्ड पॉइंट ये है कि जो हमारा मिट्टी की जो कटाव होता है जिसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आएगी। और जो कि पहाड़ी इलाकों में देखा जाए तो सॉइल इरोजन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए उनको ऐसे वर्टिकल फार्मिंग करनी पड़ती है या फिर एक लेयर वाली फार्मिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो चलिए हम अगला मॉडल देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग का मॉडल है, जिसमें फसलों में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके बारे में है। तो मैं आप अपना नाम बताइए और कि क्या मॉडल है उसके बारे में आप बताइए। सर, मेरा नाम कोमल चंद है और मैं माइक्रोबायोलॉजी के डिपार्टमेंट से हूँ, फर्स्ट ईयर, एमएससी फर्स्ट ईयर। और हमने यहाँ पर जैसे कि हम बायो फोर्टिफिकेशन का ही मॉडल हमने बना रखा है और इसमें हमने ये दिखाने की कोशिश करी है कि कैसे जो माइक्रोब में हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो
पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ा देते हैं पेड़ पौधों के लिए, जिससे कि उनका प्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट और अच्छी हो, जिससे कि अगर ह्यूमन कंजप्शन में भी उनको यूज़ किया जाए तो वो बहुत ही बेनिफिशियल हेल्थ के लिए हो सकते हैं। जैसे कई डिजीज़ हम एनीमिया या ऑस्टियोमेलेसिया वगैरह देखते हैं, तो वो चीज़ों को कम किया जा सकता है इनका यूज़ करके। इसलिए इन्हें कोई आयरन फोर्टिफाइड या जिंक फोर्टिफाइड फसलों का उत्पादन किया जाता है। और कैसे ये केमिकल फर्टिलाइज़र को ओवरकम करके सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन कर सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, तो ये चीज़ हमने उसके ऊपर बनाया मॉडल। जी, तो मैं इसमें अलग अलग अभी जैसे यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि लिखा हुआ है कि CNSC, तो ये सारे क्या हैं, ये सॉइल्स हैं अलग अलग या फिर ये जो अलग अलग हमें वो मिल रहे हैं पॉट्स, वो हैं ये? सर ये हमने पॉट ट्रायल करा है। जैसे कि मैं बताया माइक्रोब्स वगैरह जैसे हम आइसोलेट करते हैं, और कई हमारे पास मिनरल्स ऐसे सॉइल में होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं और प्लांट उन्हें डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। नाइट्रोजन वगैरह बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहती है जैसे इन्वायरमेंट में, फिर भी पौधे उनको कंजप्शन नहीं कर सकते। तो इसीलिए माइक्रोब्स क्या करते हैं कि उनको सॉल्युबलाइज फॉर्म में लाते हैं, जिससे कि वो आसानी से कंज्यूम हो सके। तो हम पहले माइक्रोब्स को आइसोलेट किया जाता है डिफरेंट टेक्निक से। लैब प्रोसेस हमने यहाँ पर शो करी है कि कैसे उनको आइसोलेट किया है। फिर हमने उनके ऊपर टेस्ट कि वो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं कि वो फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन है या जिंक सॉल्युबलाइजेशन बैक्टीरिया है, ये सब करके फिर उनका एप्लीकेशन हम एज ए बायो फर्टिलाइज़र करते हैं, जो कि कैप्सूल के फॉर्म में, आपके ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में आते हैं। उसमें सीड कोटिंग वगैरह एप्लीकेशन के तौर पे स्प्रेइंग वगैरह कर सकते हैं। और फिर हमने यहाँ पर ये पॉट ट्रायल ऐसा किया है जिससे कि हम उनमें डिफरेंस दिखा सकें। ऐसा कंट्रोल के तौर पे हमने ये लिया था, जिसमें आप ग्रेन का साइज वगैरह और उसके स्पाइक रेट देख सकते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितनी ज़्यादा मात्रा में हो। और फिर हमने उसके बाद उसे अब एज अ फील्ड ट्रायल पे लगा के उनमें डिफरेंस शो कर रखा है कि कैसे प्रोडक्शन बढ़ सकता है। और वो इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली, मतलब वो बोल सकते हैं हम कि वो केमिकली पर्यावरण के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हम ऐसे पुराने या इन दोनों मॉडल को ऐसे देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास ग्लोमलिन भी पहले से ही मौजूद है, लेकिन हमें पता नहीं था इसका यूज़ कैसे करें। वैसे ही कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं, तो उनको एक तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करके उनको कंजप्शन के लिए कि वो सॉइल में कंज्यूम हो पाए, उनको एक प्रोसेस पूरा इन्होंने बताया कि उस प्रोसेस का यूज़ करके हम एज अ बायो फर्टिलाइज़र, एज अ कैप्सूल फॉर्म में या एज अ लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो उसकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता है, जिसको हम सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं, वो बढ़ती है। उसके साथ साथ जो उसका यील्ड है उसमें भी हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये एक मॉडल था हमारे साथ में, और अभी हम यहाँ पे कुछ चार्ट्स और ग्राफ्स देख रहे हैं जिसमें ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहिए? नमस्कार सर, हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी विभाग के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर MSc एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। और ये जो हमारा आप पौधा देख पा रहे हैं, ये गेहूं का बायोफोर्टिफाइड प्लांट है जिसमें आयरन और जिंक दोनों ही ज़्यादा है। और जो रस्ट डिजीज़ जो बहुत ज़्यादा भी प्लांट्स को, स्पेशली वीट प्लांट के लिए तीनों तरह के ही रस्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करके रखते हैं। तो ये जो हमारी नई वैरायटी है जल्दी रिलीज़ भी होगी, तो इन तीनों तरह के रस्ट से रेजिस्टेंट भी है, इसमें आयरन भी ज़्यादा है और जिंक भी ज़्यादा है। और इसका दाम भी, जो अभी की हमारी गेहूं की बालियाँ और जो भी गेहूं के दाने होते हैं, इसका कॉस्ट भी सेम होने वाला है। और इवन जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे के सारे हमारे नॉर्मल गेहूँ की तरह के ही हैं, तो सारे कैरेक्टर्स सेम हैं। हमारा आयरन भी ज़्यादा है, हम जानते हैं कि देश की बहुत बड़ी आबादी एनीमिक है, तो इसमें आयरन भी ज़्यादा है, जिंक भी ज़्यादा है और इसमें रस्ट भी नहीं लग रहा। और मैं दूसरा सवाल पूछना चाहूँगा कि काफ़ी किसानों के हमारे पास क्वेश्चन भी आता है कि जो नमक जो है उनके में जो सॉल्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कोई भी फसल लगाने के लिए, और खासकर गेहूँ में कि नमक का पानी उनको यूज़ करना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी रेजिस्टेंट रहेगा या फिर अभी उसका रिसर्च नहीं हो पाया है? नहीं सर, अभी ये नमक के लिए रेजिस्टेंस पर तो हम अभी ये नहीं काम है, ये हमारा मेनली रस्ट के लिए ही है। ये तीनों तरह के रस्ट सब। और विल्ट पे भी काम करेगा ये? नहीं सर, ये मेनली रस्ट के लिए और बायोफोर्टिफिकेशन के लिए है, आयरन, जिंक और तीनों तरह के रस्ट। तो ये रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है अभी, तो ये भी काफ़ी जगह बहुत ज़रूरी होता है कि आपको रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी चाहिए होती है। अभी ये कह रहे हैं कि इसमें विल्ट और जो नमक के पानी की वजह से जो कमी आती है उसकी ईल्ड में, तो उस पर अभी इनका रिसर्च नहीं हो पाया है। तो वो अभी हम आगे देखते हैं कि पंतनगर यूनिवर्सिटी किस तरीके से उसकी तरफ आगे कैसे कदम लेती है और इनका डिपार्टमेंट कैसे उसको भी ओवरकम करने का काम करता है। तो हम लास्ट हमारा एक और प्रोडक्ट बचा है जिसमें हमें एक कोकोपीट दिख रहा है और एक हाइड्रोपोनिक्स दिख रहा है, तो हम इस मॉडल को समझना चाहेंगे। अपना नाम बताइए और कौन सी डिपार्टमेंट? सर मेरा नाम यश मटपाल है, मैं बीटेक बायोटेक थर्ड ईयर का छात्र हूँ। मैं मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। तो आप इस मॉडल के बारे में बताइए कि जैसे हम हाइड्रोपोनिक और कोकोपीट का कैसे
यूज़ कर सकते हैं कोई भी किसान? सर हाइड्रोपोनिक्स बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है कि पानी की मदद से खेती करना। तो इसमें क्या होता है, हम मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसकी जगह हम अल्टरनेटिव मिट्टी का अल्टरनेटिव ये लेते हैं, कोकोपिट। कोकोपिट कोकोनट की छाल से बना हुआ होता है, तो इससे हम पानी में डालते हैं तो फिर ये पानी एब्जॉर्ब करके ऐसा बन जाता है कुछ। तो उसके बाद हम इसमें अपना सीड डालते हैं, फिर इसको हम यहाँ पे रख देते हैं सेटअप में। तो यहाँ से हमारा थोड़ा सा प्लांटलेट ग्रो होता है, फिर जैसी ग्रो होता है तो हम इससे कप निकाल के यहाँ पे अपने प्लांट में लगा देते हैं। तो ये हमारा पूरा एक सेटअप है जिसमें कि हम ट्यूब्स की वजह से पानी फ्लो करता है। नीचे हमारा पंप लगा है, उसी में हम इसमें न्यूट्रिएंट्स और लिक्विड डाल देते हैं, जो कि हमें न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए वो सब डालते हैं, तो वो कंटिन्यूसली फ्लो होते रहते हैं। तो इससे हमारा फिर ऐसा सेटअप हो जाता है। तो ये इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स है जो हम उगा सकते हैं? क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि सारी क्रॉप्स ऐसे नहीं है कि हम हाइड्रोपोनिक में कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्रॉप्स हैं जो हम इसमें कर सकते हैं? हाँ सर, बेसिकली सर जैसे कि ये आपके सामने स्पिनच रखी है, पालक जिसे कहते हैं, तो ये हमारी ग्रो कर सकती है। स्ट्रॉबेरीज हो जाती हैं, वैसे ही अलग अलग क्रॉप्स कर सकते हैं, लेकिन सारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी डेवलपिंग स्टेज में अभी ये पूरा हुआ नहीं है अच्छे से। और इसकी अगर आपको कॉस्टिंग वगैरह कुछ आइडिया होगा कि आपको कितना ये छोटा मॉडल बनाने में कॉस्ट आया जो आपने अभी ये लगा रखा है? ये 15 से 20 हज़ार तक का आया होगा। ये आगे जाके सस्ता हो जाएगा क्योंकि अभी अच्छे से डेवलपिंग स्टेज में है, तो अभी ये पूरा प्रॉपर नहीं है। तो आप इसको मतलब इस तरीके से देख सकते हैं अभी शुरू के लिए कि एक बहुत ही छोटा मॉडल है, तो आप अगर इसको लार्ज स्केल पे ना करना चाहें तो अपने घर की छत पे भी कर सकते हैं, क्योंकि कोकोपिट्स और ये एक बार के लिए आपको लेना पड़ेगा ये लेयर्स, बाकी आप इसको खुद बनाना सीख जाएंगे। इसमें इतना ज़्यादा आपको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है कि हाँ, आपको अगर जो बायो फर्टिलाइज़र्स और जो ये लिक्विड जो इसमें फर्टिलाइज़र्स चलते हैं उसकी आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ हमारे पास आज 10 या 12 मॉडल्स हैं जिनके बारे में हमने जाना था कि कैसे पंतनगर यूनिवर्सिटी किसानों को जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है, चाहे वो क्रॉप्स हो, चाहे वो एक पानी की समस्या हो, चाहे उसमें पोषक तत्वों की बात करें या सॉइल इरोजन की बात करें, तो उसके लिए जो यहाँ के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से मदद कर रहे हैं। और हमें ये भी पता है कि जो हमारा देश है उसमें युवाएँ ही एक आगे एक अच्छा कदम ला सकते हो और उसको बढ़ा सकते हैं। तो उस तरफ हमें एक बहुत ही अच्छे मॉडल्स देखने को मिले जो हमें अलग अलग जानकारियाँ देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आगे भी हम आपको एक और यूनिवर्सिटीज़ के जो अलग अलग मॉडल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, जिस तरीके से एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं और एक पुश और एक कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, उसकी तरफ देखते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।